हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मिल्क केमिस्ट्री या डेयरी केमिस्ट्री, दुग्ध रसायन। उसमें अब तक हमने क्या किया, पिछली वीडियो में हमने दूध के अंदर पाए जाने वाले अवयवों की बात की थी कि दूध के अंदर कौन पाए जाते हैं। दूध के अंदर एक तो पाई जाती है दुग्ध वसा। दुग्ध वसा के अलावा इसमें जो दूसरी चीज थी वो पाई जाती है दुग्धम। दुग्धम या फिर क्या पाया जाता है, लैक्टोज भी बोलते हैं दुग्धम को। दुग्धम को और क्या बोला जाता है, लैक्टोज भी बोला जाता है। और तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी वो हमने पढ़े थे प्रोटीन, कि दूध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कैसीन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कैसीन प्रोटीन दूध में सबसे ज्यादा होता है। कितना, 80% तक कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज का हमारा टॉपिक है खनिज पदार्थ। तो देखें ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अन्य अवयवों की तरह दूध के जो खनिज होते हैं, दूध के खनिज शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये जीवन के लिए क्या होते हैं, परमावश्यक होते हैं। दूध के मुख्य खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध में कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते होते हैं। जब भी क्या होता है शरीर में कैल्शियम की कमी या हड्डियों के अंदर दर्द वगैरह स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले दूध पीने की ही सलाह दी जाती है। तो दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में आयरन भी पाया जाता है। आयरन से क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, गंधक, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, ये सारे हमारे दूध में पाए जाने वाले खनिज हैं। अब हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, दूध क्या है, दूध कैल्शियम और फास्फोरस की प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस बच्चों की हड्डी के निर्माण और विकास के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करते होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि जो दूध होता है उसमें खनिज की मात्रा कितनी पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसमें 0.70 से लेके 0.90% तक। समझ में आ गया आप लोगों को, ये हो गया हमारा खनिज। अब हम बात करते हैं कि खनिज जो होते हैं उनके हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो फास्फोरस हड्डियों को, दांत को और मांस निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। फास्फोरस का क्या कार्य है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है और इसके अलावा मांस निर्माण में कार्य करता है। उसके बाद शरीर को आकार और दृढ़ता प्रदान करने वाला हमारा जो कंकाल है, हमारे शरीर का जो कंकाल होता है वो खनिज लवणों से ही मिलकर बना होता है। तो शरीर को आकार और दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल जो होता है वो खनिज लवणों का बना होता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, शरीर के अवयवों की रचना में प्रयुक्त, ये हमारे शरीर की रचना करने का कार्य कौन कौन करते हैं, हमारे शरीर की रचना को एक तो प्रोटीन बनाने का कार्य करता होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की रचना में महत्वपूर्ण है। वसा हमारे शरीर की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन और वसा के अलावा जो लवण होते हैं वो भी हमारे शरीर के अवयवों की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे कहता है कि खनिज लवणों, स्पेशली कौन कौन से खनिज लवण, कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग के अंदर क्या होता है, रिकेट्स रोग के अंदर जो बच्चा होता है उसकी टांगे मुड़ जाती है, बच्चों की टांगे कमजोर हो जाती हैं। टांगे कमजोर होने से बच्चों की टांगे मुड़ जाती हैं। ऊपर का तो शरीर क्या होता है, भारी होता है, टांगे क्या होती है, पतली पतली होती है, जिससे टांगे शरीर का वजन सह नहीं पाती हैं, तो बच्चा अपंग हो जाता है। इस रोग को क्या बोला जाता है, रिकेट्स रोग बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से भी ये रोग उत्पन्न होता है। अगर हमसे पूछा जाए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। उसके अलावा बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है, बड़ों में कौन सा होता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसके भी वही लक्षण है, इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द वगैरह होता है। तो ये चीज होती है वयस्क में, इसको बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं कि शरीर विकास, शरीर का विकास करने में, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में, पशुओं के अंदर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में, पशुओं में प्रजनन की क्रिया करने में, शरीर एवं रख रखाव में
क्या होता है, लवण क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। लवण की कमी होने से उत्पादन घटता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है और बांझपन भी आ सकता है, यानी कि पशुओं की जनन क्षमता में क्या आ जाती है, या फिर मनुष्य के अंदर भी बात कर सकते हैं, पशुओं की जनन क्षमता के अंदर कमी आ जाती है, बांझपन भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे पोषक तत्वों के क्या थे, उपयोगिताएं थी। अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन की। तो भाई दूध में दो चीजें पाई जाती है, दूध में एक तो पाई जाती है वसा और पाया जाता है जल, और दोनों में ही अलग अलग विटामिन घुले होते हैं। वसा में अलग प्रकार के विटामिन घुलते हैं, जल में अलग प्रकार के विटामिन घुलते हैं। विटामिन को विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 आता है, B2 आता है, ठीक है, B3 आता है, B6 आता है, ये सारे के सारे, विटामिन B12 आता है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के उदाहरण है। यहाँ थायमिन किसका नाम होता है, थायमिन होता है B1 का नाम। राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है, B2 का नाम। और ये जो है ना, ये बायोटीन, ये गलत दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है गलत। क्यों, क्योंकि बायोटीन जो होता है वो होता है विटामिन H। कौन सा होता है, विटामिन H। और विटामिन H अपवाद है, ना तो ये जल में घुलनशील होता है और ना ही ये वसा के अंदर घुलनशील होता है। तो इसको कट कर देना भाई, बायोटीन इसके अंदर नहीं आएगा, ये अपवाद होता है, ये ना तो जल में घुलता है और ना ही ये वसा के अंदर घुलता है। फिर उसके बाद हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा एक और होता है विटामिन सी। तो B, C ये जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि इनको शरीर में संचित क्यों नहीं किया जा सकता। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में संचित नहीं किए जा सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये जल में घुलनशील है, तो ये हमारे शरीर में जाकर जल में घुल जाएंगे और घुलकर शरीर के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए इनका शरीर में संचय बहुत कम होता है। अगर हम बात करें किसकी, वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये शरीर के अंदर संचित भी किए जा सकते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि भाई अगर विटामिन जो होते हैं उनकी शरीर में क्या हो जाए, विटामिन की शरीर में अगर कमी हो जाती है, तो विटामिन की शरीर में कमी होने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन विटामिन को अगर खुराक में नहीं लिया जाए तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग की कमी से अलग अलग, मेन जो है विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है बड़ों में। तो विटामिन एच, उससे हेयर लॉस होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन के फॉर खून का थक्का ना जमना, तो उसमें खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग विटामिन थे और उनकी कमी से होने वाले रोग थे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंजाइम की। तो एंजाइम क्या होते हैं, किण्वक। हिंदी में बोलते हैं इनको किण्वक, इंग्लिश में इनको बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम क्या करते हैं, जीवों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके अंदर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने कार्य में बहुत ही क्या होते हैं, ये बात लिखी हुई है, ये अपने कार्य में बहुत ही विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट होने का क्या मतलब है कि एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं लाइपेज एंजाइम की, तो लाइपेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लिपिड का पाचन करेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यूरिएज एंजाइम की, किसकी, यूरिएज एंजाइम, तो यूरिएज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ यूरिया का अपघटन करेगा। लाइपेज एंजाइम लिपिड
लिपिड का करता है, यूरिएज एंजाइम यूरिया का करता है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एमाइलेज या डायस्टेज, एमाइलेज और डायस्टेज स्टार्च का अपघटन करने का कार्य करते हैं। किसका अपघटन करते हैं, स्टार्च का। माल्टेज किसका करता है, माल्टोज का। तो अलग अलग एंजाइम हैं, एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा। मतलब जैसे हर एक ताले की स्पेशल चाबी होती है, वो ताला सिर्फ उसी चाबी से खुलता है, ऐसे ही हर उत्प्रेरक की भी एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है, वो सिर्फ उसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है, बाकी अभिक्रियाओं में वो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा। दूध में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मुख्यतः दूध में पाए जाते हैं लैक्टेज, फास्फेटेज, एमाइलेज, पर ऑक्सीडेज, इस्टरेजेज, लाइपेज, जेंथीन, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, ठीक है, कैटालेज, हाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज। तो ये अलग अलग एंजाइम हैं, ये वास्तव में एंजाइमों का एक ग्रुप है, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम उन्हें बताते हैं जो एंजाइम संघनन की प्रक्रिया को करते होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज वो होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को करने का कार्य करते हैं। तो ये एक ग्रुप दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनके एक आधे दो एग्जाम्पल याद करने हैं, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। अब देखो आगे बात की जाती है क्या, जल की। तो जल जो है, दूध में जल की मात्रा भी सबसे ज्यादा दूध में क्या होता है, जल ही होता है। दो चीजें मेन होती है, एक होता है जल, एक होती है वसा, ठीक है। तो गाय के दूध में 86% तक जल पाया जाता है। कितना, 86% तक जल पाया जाता है गाय के दूध में। इसका मतलब गाय का दूध जो होता है वो पतला होता है। भैंस के दूध में 83% जल होता है। इसका मतलब गाय के दूध के कंपैरिजन में भैंस का दूध क्या होता है, गाढ़ा होता है। क्यों, इसमें पानी कम है तो ये क्या होगा, गाढ़ा। इसमें पानी ज्यादा है तो ये थोड़ा क्या होगा, पतला होगा। अब देखो क्या होता है, दूध में अधिक जल होने से दूध के घटकों की पाचकता बढ़ जाती है। ये दूध के अन्य अवयवों का वाहक होता है। अब देखो बात करते हैं किसकी, दूध के संगठन की। तो हर पशु के दूध का संगठन अलग अलग होता है। गाय के दूध के संगठन अलग होगा, भैंस के दूध का अलग होगा, बकरी के दूध का अलग होगा, ऊंट के दूध का अलग होगा, ऊंटनी के दूध का अलग होगा। तो इस तरीके से हर पशु के दूध में अलग अलग प्रकार के अवयव अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे जल, वसा, प्रोटीन, दुग्धम, खनिज पदार्थ, विटामिन, किण्वक। लेकिन सभी स्तनधारियों के दूध में इनकी मात्रा अलग अलग होती है तथा पशुओं की नस्ल के अनुसार बदल भी जाती है। जैसे ये भी जरूरी नहीं है कि भाई सारी भैंस के दूध में एक होगी। भैंस की अलग अलग प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजाति के अंदर भी दूध की इन घटकों की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये नीचे एक सारणी दी हुई है आप लोगों को, इसमें बता रखा है कि भाई गाय के दूध में कितनी मात्रा है। गाय के दूध में जल होता है लगभग 86%। कितना होता है गाय के दूध में, लगभग 86% होता है। भैंस के दूध में लगभग 83% होता है। भेड़ के दूध में लगभग 80% होता है। बकरी के दूध में 87% होता है। गधी का दूध, ऊंटनी का दूध। तो ये तुम लोगों को याद नहीं करने, मेन तुम्हें गाय, भैंस और बकरी 3 का याद करना है, ठीक है। अगर हो सके तो इसके अंदर बस ये हल्का फुल्का नज़र मार लेना, ये तो तुम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद नहीं करना। हल्का फुल्का ये देखनी हो तो वसा, प्रोटीन और हल्का फुल्का दुग्धम चेक कर लेना बस। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो दूध के संगठन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, देखो दूध के संगठन को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है पशु की जाति। भाई अलग अलग जाति के दूध हो, अलग अलग जाति के जो पशु होंगे उनके दूध का संगठन अलग होगा। जैसे गाय के दूध का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, भेड़, बकरी, ऊँट आदि के दूध के संगठन अलग अलग होते हैं। तो पहला तो पशु की जाति होगी, दूसरा हो गया पशु की नस्ल। नस्ल के अंदर भी तो ये है ना कि भैंस का दूध होएगा तो भैंस में भी तो भैंस की नस्लें बहुत सारी होती हैं, गाय की नस्ल भी बहुत सारी होती है। तो हर नस्ल के अंदर संगठन अलग अलग होगा। जैसे गाय की नस्ल कौन कौन सी दी हुई है, साहीवाल, हरियाणा, सिंधी, नागौरी। इन सब के दूध में संगठन अलग अलग होता है। जैसे मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 7.5%, 7.4% होती है। जबकि भदावरी भैंस के दूध में इसकी मात्रा कितनी होती है, 11 से 13%। तो एक पशु की अलग अलग नस्ल होएगी तो उसमें भी दूध का संगठन क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरी चीज देखो, कहते हैं पशु की आयु। तो भाई आयु का तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता होता है। क्यों, क्योंकि जब पशु जवान होता है उसकी उम्र कम होती है तो उसमें क्या होता है, दूध की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे पशु क्या होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसमें दूध की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दूध का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो सबको ही पता होगा अच्छे से।
अब देखो ध्यान से आगे, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, चारे का प्रयोग। तो चारे का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे जैसे अलग अलग चारा देने पर अलग अलग मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे अगर हरा चारा देते हैं तो हरा चारा देने से दूध की मात्रा बढ़ती होती है, लेकिन अगर उसमें क्या करते हैं, खल वगैरह मिला देते हैं तो खल मिलाने से दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे लिखा हुआ है, पशुओं को दिए जाने वाले चारे से भी दूध के संगठन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब पशुओं को दलहनी चारा खिलाया जाता है तो दलहनी चारा खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है, लेकिन जब उसको क्या खिलाया जाता है, बिनोला खिलाया जाता है, तो दूध की मात्रा बढ़ने की जगह दूध में वसा की मात्रा बढ़ती है। तो चारे का प्रयोग करने पर भी दूध के संगठन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा देखो किसका प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव। क्यों, देखो गर्मी होगी, गर्मी में हरा चारा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। जब हमारा हल्का सा बारिश का मौसम हो जाता है तो हरा चारा आसानी से मिल जाता है। तो हर मौसम के अंदर चारा अलग अलग मिलेगा और अलग अलग चारा मिलेगा तो संगठन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। पशुओं के दूध का संगठन अलग अलग मौसम में बदलता रहता है। वर्षा के मौसम में हरा चारा अधिक मिलने से दूध की मात्रा में वृद्धि के साथ संगठन में अंतर आता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, बीमारियों का प्रभाव। तो भाई पशुओं में रोग अगर हो जाए तो रोग के कारण दूध का संगठन बदल जाता है। थनैला रोग, थनैला रोग क्या होता है कि जो पशुओं के थन होते हैं उनके अंदर क्या करता है, जब कोई सूक्ष्म जीव अटैक कर देता है, थनों में क्या हो जाता है, खून निकलने लगता है या थन में घाव हो जाते हैं। आंतरिक भाग में कई बारी दूध निकालते वक्त क्या होता है, दूध में खून भी आ जाता है। तो थनैला रोग होने से दूध की मात्रा और वसा की मात्रा क्या होती है, प्रभावित होती है। कई बारी क्या होता है कि दूध में दुर्गंध भी आने लगती है, उसकी सुगंध बदल जाती है, जो उसका सुवास होता है उसकी प्राकृतिक सुगंध हो जाती है, वो बदल जाती है। और थनैला रोग जो होता है वो बहुत खतरनाक, मतलब पशुओं के लिए तो खतरनाक रोग होता है, क्योंकि कई बार थनैला रोग जो होता है उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा दूध के अंदर प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म जीव दूध में प्रवेश करते हैं तो मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत फर्क पड़ता होता है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ब्यात की अवस्था, कि जब गाय ब्याने वाली होती है, उसके वत्स जनन यानी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, दूध का संगठन प्रभावित हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्यात की अवस्था में दूध में तुम लोगों को पता होगा खीस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्यात की अवस्था के अनुसार भी दूध का संगठन और उसकी मात्रा प्रभावित होती है। ब्यात के प्रारंभ और मध्य तथा अंत में दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभ अवस्था में दूध की वसा क्या होती है, कम होती है, और बाद में दूध की वसा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद देखो दूध दोहन की अंतरावधि, कि भाई दूध दोहन 2 टाइम करते होते हैं अपने, या तो सुबह को दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकालते हैं। सुबह को दूध जो होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है शाम की तुलना में। क्यों, क्योंकि देखो सुबह सुबह जब दूध निकालते हैं तो शाम और सुबह के बीच का जो अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम में पशु आराम से आराम करता है, सो लेता है, भाई उसको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए दूध की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जबकि सुबह से फिर शाम तक के बीच में एक तो समय का अंतराल कम है, ऊपर से दिन में पशु इतना आराम नहीं कर पाता, तो वहाँ पर दूध की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। ये लिखा हुआ है ना कि दूध दोहन की समयावधि और क्या करती है, दूध की मात्रा और संगठन को प्रभावित करती है। सुबह के दूध की मात्रा सायंकाल के दूध की मात्रा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अब उसके बाद लिखा हुआ है पशुओं को व्यायाम करवाना। भाई व्यायाम करवाने का मतलब ये नहीं है कि उनको क्या करवाओगे, तुम एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दोगे। भाई पशु है, चलेगा। अब कई पुराने टाइम में तो क्या करते होते थे, पशुओं के पीछे बैलगाड़ी बांध के एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाते थे। उनको क्या किया जाता, वजन उठवाया जाता था, उनसे क्या की जाती थी, खेती करवाई जाती थी। तो उनका नियमित व्यायाम होता था तो क्या होता था, दूध की मात्रा तो कम हो जाती थी लेकिन दूध में वसा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमने क्या पढ़े, दूध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। बाकी हम पढ़ेंगे कल आपको अच्छे से, या एक काम करते हैं हम ये वाला टॉपिक भी पूरा कर लेते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे विपणित दूध। तो देखें ध्यान से, दूध के भौतिक गुण बड़े ही इंपॉर्टेंट गुण है दूध के, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूध का भौतिक गुण, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद। किस कारण होता है भाई, कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध कुछ पीलापन लिए हुए होता है तो इसका पीलापन कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ये याद रखना, सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होगा और पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का स्वाद क्या होता है भाई, दूध का स्वाद मीठा होता है। उसके बाद क्या होता है,
गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, ये याद रखना, घनत्व से पता चलता है कि दूध में पानी की मिलावट की गई है या नहीं की गई। अगर घनत्व बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो इसका मतलब दूध में जरूर कोई ना कोई मिलावट की गई है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, 1.028 से 1.30। गाय के दूध का तो ये होता है, भैंस के दूध का घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब भैंस का दूध गाढ़ा होता है। घनत्व गाढ़ेपन को दर्शाता होता है। अगर भैंस दूध घनत्व कम है तो दूध पतला है, अगर घनत्व ज़्यादा है तो दूध गाढ़ा है। ठीक है, आगे देखो, इसका उबाल बिंदु क्या होता है। इसका उबाल बिंदु होता है 101 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने ताप पर आकर, पानी का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दूध का 101 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको बोला जाता है, क्वथनांक भी बोल सकते हैं उबाल बिंदु को। हिमांक बिंदु इसका कितना है, माइनस का 0.52 से 0.56%। जल का तो कितना होता है, जल का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका कितना है, माइनस का 0.52 से 0.56% तक होता है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि दूध का पीएच कितना होता है, 6.4 से 6.7 तक होता है। इसका मतलब दूध कुछ अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है, मैंने बताया था, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। दूध का अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक इसका है इतना, 1.3440 से 1.3480 तक, जबकि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें किसकी, हमारे 1-2 पॉइंट और रह गए। दूध की विद्युत संचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या ईसी भी बोलते होते हैं, ईसी, ये अपने आगे पढ़ेंगे। विद्युत चालकता या विद्युत संचालकता कितनी होती है, 0.005 महोज होती है, ये याद रखना। ठीक है, विद्युत संचालकता इतनी होती है। दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है विकसित। 2 प्रकार की अम्लता पाई जाती है, प्राकृतिक अम्लता, एक होती है विकसित अम्लता। प्राकृतिक अम्लता का कारण क्या होता है भाई, दूध में प्राकृतिक अम्लता का कारण होते हैं क्या, CO2, एक तो क्या होती है, दूध में CO2 का पाया जाना। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, साइटेटस, एल्ब्यूमिन, कैसीन और फास्फेट समूह होते हैं, उनके कारण दूध में प्राकृतिक अम्लता होती है। और ताज़े दूध में ये कितनी होती है अम्लता, ये याद रखना, ताज़े दूध में 0.11 से 0.14% तक क्या पाई जाती है, अम्लता पाई जाती है। उसके बाद देखो, गाढ़ेपन को किसमें नापते हैं, गाढ़ेपन को नापते हैं सेंटीपाइस में। किसमें नापते होते हैं, सेंटीपाइस में नापते होते हैं। तो दूध का गाढ़ापन कितना होता है, 1.5 से 2 सेंटीपाइस होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 सेंटीपाइस। तो ये दूध के जितने भी भौतिक गुण हैं वो अच्छे से याद कर लेना। तो दूध के भौतिक गुण में अपनों ने क्या पढ़ा, मेन अपनों ने उसके अंदर, उसमें प्रोटीन क्या होता है, उसका रंग क्या होता है वो पढ़ लिया, सफ़ेद रंग होता है, वो कैसीन के कारण पीला रंग होता है, वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। फिर दूध मीठी होती है, मीठा क्यों होता है, लैक्टोज या दुग्धम के कारण। फिर अपनों ने उसका क्या पढ़ा, घनत्व। घनत्व से हमें ये पता चल जाएगा कि दूध में पानी की मिलावट कितनी की गई है, या फिर दूध प्योर है या नहीं है। फिर वो कितने पॉइंट पर उबलता है, कितने पॉइंट पर वो जमता है, इसका पीएच कितना होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर गाढ़ापन कितना होता है, इसमें विद्युत संचालकता कितनी होती है, अम्लता कितनी होती है, गाढ़ापन कितना होता है। तो ये सारे पॉइंट में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को करने हैं, और करके ये तुम लोगों को मेरे को सेंड भी करने हैं इसके नोट्स सेंड करके मुझे बताओ कि भाई तुमने इसमें कितना क्लियर किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। शेयर करने से क्या होगा कि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, क्योंकि वीडियोस कम है, तो इस वजह से जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनको आसानी से ये वीडियो मिल जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखें अपना।